नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरे सहयोगी रूपाली शर्मा। न्यूज रूम लाइव में लगातार हम बड़ी खबरों पर बातचीत करेंगे। देश से जुड़ी सियासत पर हलचल, मौसम से जुड़ी करवट और विदेशों से जुड़ी इस वक्त जो लगातार गतिविधियां सामने आ रही हैं या जो भी माहौल विदेशों में बन रहा है, अमेरिका के साथ वेनेजुएला और बाकी अन्य देशों में क्या इस वक्त हो रहा है, वो तमाम खबरें हम एक एक कर आपके सामने रखेंगे, आपके समक्ष रखेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा क्योंकि खबरें एक के बाद एक आपके सामने पहुंचेंगी। शुरुआत इस वक्त न्यूज रूम लाइव की कुछ अहम और मुख्य खबरों से करेंगे और इसी में आज की पहली अहम खबर रहेगी, मादुरो को न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश किया गया है। अब न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश होने के बाद मादुरो ने अपनी क्या बातें रखी हैं वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां पर लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इसी के चलते फिलहाल ये प्रताड़ना के तहत एक और जो है वो व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जहां पर आपको बता दें कि धारदार हथियारों से उसकी देर रात मौत हुई है। तो फिलहाल क्या कुछ इस हवाले से अपडेट है, ये भी आपको बताएंगे। बात राजधानी दिल्ली की भी होगी क्योंकि दिल्ली के आदर्श नगर में आग का तांडव देखने को मिला है। 3 की मौत इसमें हुई है। आग की वजह क्या रही, क्या घटना कैसे हुई और कितने लोग इससे हताहत हुए, वो भी आपको बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे इंदौर की, जहां पर लगातार दूषित पानी का विवाद बना हुआ है और इस पे आपको बता दें कि और नए मामले सामने आए हैं और 38 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद लगातार सरकार का घेराव और विपक्ष जो है मोर्चा खोले बैठी हुई है। और कैसे अब इन चीजों से डील किया जाएगा, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, इन तमाम चीजों के हवाले से आपको बताएंगे। इसके साथ साथ बात होगी देश में मौसम को लेकर, क्योंकि पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बर्फ और बर्फ के साथ मैदानी इलाकों में कोहरे का अलर्ट लगातार जारी है, जिस वजह से ठंड भी बढ़ गई है, तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर और लगातार जो अमेरिका और वेनेजुएला का विवाद बना हुआ है, इसमें आपको बता दें कि मादुरो को न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश किया है और साथ ही साथ राष्ट्रपति मादुरो ने आरोपों को सरे से नकार दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि उसने कहा है कि मुझे किडनैप किया गया है और कोर्ट के बाहर लोगों ने इस दौरान जो है वो प्रदर्शन काफी ज्यादा किया है। मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस भी पेश हुई और कोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष रखा है, अपने तथ्य रखे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश किया गया है। मादुरो ने कहा कि मुझे किडनैप किया गया है, ये बिल्कुल कानूनी उल्लंघन है। जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है, इंटरनेशनल नॉर्म्स है, उनका पूरी तरीके से यहाँ पर उल्लंघन किया गया है और इसमें मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि मादुरो जो लगातार ड्रग्स की सप्लाई करवा रहे हैं या घुसपैठ करवा रहे हैं, उसी जुर्म में उन्हें उठाया गया है। हालांकि एक्सपर्ट्स कुछ और कह रहे हैं, कुछ और मान रहे हैं। जो मिनरल्स या जो रिसोर्सेज वहां पर हैं, उन रिसोर्सेज पर अमेरिका कब्जा करना चाहते हैं। तो फिलहाल इस घटना से न सिर्फ 2 देशों के बीच तनाव बढ़ा है, बल्कि वैश्विक राजनीति में भूचाल सा आ गया है। कई देशों ने अमेरिका के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपनी टिप्पणी रखी है कि अमेरिका को ऐसे नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द मादुरो को रिलीज कर देना चाहिए। अब देखना होगा क्या नतीजे सामने आएंगे। बिल्कुल, फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कि मादुरो ने खुद को निर्दोष बताया है और यही कहा है कि ये जो भी मेरे साथ किया जा रहा है गलत है और ओवरऑल जो सिचुएशन अब बनती हुई नजर आ रही है वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के साथ, ये देखने वाली बात है, क्योंकि देर रात जो है वो फेडरल कोर्ट में पेश किया गया था और न्यूयॉर्क के। और इस बीच लगातार एक तरफ ट्रंप के इल्जाम, दूसरी तरफ ट्रंप का ये भी कहना कि हमारी बातें मानी जाए, अदरवाइज बुरा हाल होगा। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये चीजें एक दूसरे को कॉन्ट्रोडिक्ट करती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल यहाँ पर अपनी अदालत की अगर बात की जाए तो अपनी गिरफ्तारी को लेकर गैर कानूनी जो है वो मादुरो ने बताया है, जिस तरीके से उन्हें किडनैप किया गया और उसके बाद ओवरऑल जो सिचुएशन बनी। बिल्कुल, उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है और कहा है कि मैं पूरी तरीके से अपराधी नहीं हूं, मुझ पे जबरदस्ती इस तरीके के आरोप जड़े गए हैं। मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूं, एक देश का राष्ट्रपति हूं और अब भी मैं अपने देश का राष्ट्रपति हूं। वो भी एक बहुत बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने कोर्ट के अंदर अपनी बात रखी। मादुरो के वकील ने अमेरिकी कार्रवाई को सैन्य अपहरण बताया है और कहा है कि ये सिर्फ सैन्य अपहरण है और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरीके से उल्लंघन किया गया है। अगली सुनवाई 17 मार्च को होने वाली है। बिल्कुल, इस बीच आपको बता दें कि अमेरिकी अदालतों की तरफ से भी बहुत सारी बातें जो है वो कही गई, जहां पर ये कहा गया कि चुनौती देने की तैयारी में अमेरिका साफ तौर पर है और उनकी कानूनी जो रणनीति है उसका कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो फिलहाल मुख्य आधार यही होगा कि अमेरिकी एजेंसियों ने जिस तरीके से विदेशी जमीन पर अवैध कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया है, ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी रहेगी। और इस बीच अब देखेंगे कहीं ना कहीं इस किडनैपिंग के बाद जो ओवरऑल सिचुएशन क्रिएट हुई, उसके
बाद भी मादुरो जैसे खड़े हैं कोर्ट में, अदालत में जिस तरीके से बात रखते हुए, अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं, ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं अब अमेरिका को भी इस चीज में काउंटर करेगा ओवरऑल, क्योंकि ट्रंप की बातें, अलग अलग बयान, चाहे वो उपराष्ट्रपति जिन्होंने फिलहाल अंतरिम जिम्मेदारी जो है वो संभाली है राष्ट्रपति की, कहीं ना ये ओवरऑल जो डिक्टेटरशिप की लगातार बात की जा रही है, एक तरफ ड्रग्स को इंक्लूड किया जा रहा है, दूसरी तरफ बाकी चीज़ों की लड़ाइयाँ जो अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला उनकी बात माने, ये तमाम चीज़ें इकट्ठा होकर जिस तरीके से एक स्तर पर आई है, एक साथ सामने आई है, ये अब एक बड़ी मुसीबत जो है वो बढ़ा सकता है, क्योंकि लगातार ये भी बयान सामने आ रहे हैं कि ये इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है और ये एक्ट ऑफ वॉर हो सकता है। ये तमाम बातें जो ये सिचुएशन बनी है उसको लेकर सामने आई। चलो अब जरा बात बांग्लादेश की करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की हत्या हुई है। 24 घंटे में दूसरी घटना को अंजाम दिया गया है और बेहद दुखद ये मामला बांग्लादेश से सामने आया। बीती रात धारदार हथियारों से हत्या की गई है और करीब 20 दिनों के अंदर अंदर कई लोगों की जानें बांग्लादेश में चली गई हैं। खासतौर पर हिंदुओं को वहां पर अत्याचार किया जा रहा है। माइनॉरिटीज के तौर पर हिंदू हैं, लेकिन लगातार हिंदुओं को टारगेट कर एक कट्टरवाद की मानसिकता को दर्शाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। किराना स्टोर का काम ये व्यक्ति करता था, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन उसको धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया है। 24 घंटे में दूसरी घटना को अंजाम दिया गया। न सिर्फ पुरुषों पर बल्कि महिलाओं को भी टारगेट किया जा रहा है। कल एक वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला को उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है, ठंडा पानी डाला जा रहा है और उससे प्रताड़ित भी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर भारत अंदरूनी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सार्वजनिक फ्रंट पर भारत अब कैसे बांग्लादेश से डील करेगा, इसको लेकर कई सारे हिंदू संगठनों ने भारत में देश में आवाज उठाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, लगातार ये जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उसके बाद सिचुएशन और भी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तमाम जगहों पर अगर बात की जाए तो पहले जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की गई हिंदू लोगों के साथ, उसके बाद उन्हें जला दिया गया जिंदा, एक के बाद एक व्यक्ति की जिस तरीके से मौत हुई, ये कहीं ना कहीं सिचुएशन अब बिगड़ती हुई नजर आ रही है। रवि अरोड़ा जी हैं, विदेश मामलों के जानकार, फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। सर, ये बहुत संवेदनशील होते चला जा रहा है सर, बांग्लादेश में जो भी हो रहा है ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि वहां पर हिंदुओं को टारगेट कर उन्हें मारा जा रहा है और धड़ल्ले से ये हो रहा है। कोई रुकावट नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई गिरफ्तारियां नहीं या कोई सख्ती वहां पर नजर नहीं आ रही है, खुले काम हो रहा है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है जिस प्रकार से कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं पर लगातार हमले कर रहे हैं, उन्हें जान से मार रहे हैं, उन्हें जिंदा जला रहे हैं, बच्चियों को जलाया जा रहा है और लगातार हर रोज कुछ ना कुछ नई खबर जैसे सुनने को मिल रही है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो हालात इस समय बांग्लादेश के, तारिक रहमान के वापस आने के बावजूद एक उम्मीद जगी थी कि शायद आने वाले टाइम में जो जमात इस्लामी है, हो सकता है कि ये कट्टरपंथी की रास्ते से थोड़ा साइडलाइन हो जाए, क्योंकि चुनाव है सिर पे। तो ऐसे में लेकिन लगातार जब जमाती इस्लामी जो इस्लामिक जमातें हैं वहाँ पे लगातार कट्टरपंथियों पे हमले कर रही हैं, कट्टरपंथी जो जमातें वहाँ पे वो हिंदुओं पर हमले कर रही हैं और लगातार उनकी हत्याएं कर रही हैं। यह बड़ा शर्मसार कर देने वाला मामला है। मैं समझता हूँ ऐसे मामले में भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन गॉट एंड वेट एंड वॉच की स्थिति में भी भारत सरकार है, क्योंकि मामला सिर्फ बांग्लादेश से जुड़ा हुआ नहीं है। मामला है इसके अंदर जिस प्रकार से पाकिस्तान और चाइना लगातार अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार खड़ा है। तो ऐसे में भारत भी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसको लेके भारत सरकार संवेदनशील है। भारत की आवाम हमेशा लगातार उनके साथ खड़ी है। वहाँ के हिंदुओं के लगातार भारत में प्रदर्शन भी हो रहे हैं इस बात को लेकर और भारत सरकार से भी मांग की जा रही है कि आप इनके खिलाफ आवाज उठाइए। लेकिन सच्चाई है कि भारतीय सेना कभी भी एक्शन ले सकती है, लेकिन सच्चाई है क्योंकि पूरी तरह से जो जमात इस्लामी है उस पर कहीं ना कहीं आईएसआई का पूरा जोर कोशिश है कि वहाँ पे, और इसके अंदर अमेरिका भी चाहता है कि वहाँ पे कट्टरपंथी सरकार बैठे। तो ऐसे में कई देशों का रोल इसमें दिख रहा है साफ साफ। और ऐसे में हिंदुओं पर जो कत्लेआम जिस प्रकार से मचाया जा रहा है, इसको लेकर मानना तो यूनाइटेड नेशन भी पूरी तरह से चुप है, जो उसको संज्ञान लेना चाहिए। और खासकर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
जो लगातार बातें करता है, जो पाकिस्तान में तो कहता है कि किस प्रकार से वहाँ सबसे के बड़ी वजीर आजम सर को। अगर बात की जाए जिस तरीके से ये सिचुएशन बनी है, यहाँ पर आप कह रहे हैं यूएन चुप है, हर कोई चुप है, आखिरकार इस चुप्पी की वजह क्या है? ये भी एक बड़ी बात है। शरेआम हर चीज हो रही है, खुलेआम लोगों की मॉब लिंचिंग हो रही है, खुलेआम उन्हें जलाया जा रहा है, उसके बाद धारदार हथियारों से उनकी मौत हो रही है, वो भी हिंदू लोग, और ये सबके सामने है, किसी से छिपा नहीं है, उसके बावजूद भी चुप्पी। जी बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब सवाल किया। सच्चाई है कि आज दुनिया भर के देश सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं, सबको, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो। भारत की अपनी एक मजबूरी है, लेकिन भारत में लगातार आवाज उठाई जा रही है हिंदुओं को लेकर। लेकिन यूनाइटेड नेशन की भूमिका की जब हम बात करते हैं तो यह साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं वह कुछ जो मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, उनके इशारे पर चल रहा है पूरा यूनाइटेड नेशन। क्योंकि आज जिस जो मकसद था यूनाइटेड नेशन के गठन का, वो आज कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल नजर आता है। और अगर हिंदुओं की बात होती है, उन पर अत्याचार हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उनको पूरी तरह से वहाँ की सरकार को मोहम्मद यूनुस को तलब करना चाहिए। लेकिन मोहम्मद यूनुस के हाथ से भी पूरी तरह से बागडोर निकलती नजर आ रही है। और यह मुझे लगता है आने वाले जो हालात जो बदलते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में अगर तारिक रहमान बनते हैं तो वहाँ के प्रधानमंत्री, तो उम्मीद एक जरूर है कि शायद वहाँ पे हालात सुधरे। लेकिन अभी तक क्योंकि जो जमात इस्लामी है, जो कट्टरपंथी है, वो लगातार वहाँ पे जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ पे एक पूरा माहौल बन चुका है कि हिंदुओं को मारा जाए और उसी दम पर चुनाव लड़े जाए। मतलब साफ है कि हिंदुओं को मारकर कहीं ना कहीं उनको अपनी राजनीति रोटियां सेकनी है। इस वजह से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, लगातार उन्हें मारा जा रहा है। ज्वाइन करने के लिए और इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए थे, और ओवरऑल सिचुएशन क्या कुछ बांग्लादेश की अभी है और ग्लोबली क्या कुछ रिएक्शंस है, चुप्पी क्यों है, इन तमाम चीजों को लेकर आपको बताया गया। आगे बढ़ेंगे जहां पर बात होगी ईरान की, और इसमें आपको बता दें कि ईरान के हालात जो है वो बेकाबू हो चुके हैं, और इस बीच हिंसा से अब तक 35 लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है, जिसमें 29 प्रदर्शनकारी है, 4 बच्चे हैं और 2 सुरक्षा बल भी शामिल हैं। बिल्कुल, संकट में अपने आर्थिक और अंदरूनी संकट से जूझ रहा है। संकट के बाद महंगाई बढ़ी और लोग सड़कों पर उतर गए। 1200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में अभी इस मामले में लिया गया है, लेकिन कई लोगों की मौतें हुई हैं। हिंसा से अब तक करीब 35 की मौत हो चुकी है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है जब कोई हिंसा होती है, तो इसका ये सीधा संकेत होता है कि जो वहाँ पर प्रदर्शन है वो हाथ से बाहर हो चुका है और अब उसे नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। अब देखना होगा क्या वहाँ पर कदम उठाए जाते हैं ईरान में, सरकार कैसे इन प्रदर्शनकारियों से डील करेगी, उनकी मांगों को कैसे उन पर संज्ञान दिया जाएगा, और इसके पीछे का जो टूल किट है, या जो लगातार अलग अलग देशों में एक ही पैटर्न पर ये आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और तख्ता पलट हो रहा है, रेजिम को चेंज किया जा रहा है, तो उसके पीछे कौन से ऐसे तत्व हैं जो डीप स्टेट से बैठकर या कहीं से इसका पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं और अलग अलग जगहों पर सरकारों को गिरा रहे हैं। हालांकि ईरान में काफ़ी देर से इस तरह की चीज़ें धीरे धीरे नजर आ रही थी, आर्थिक संकट और उसके बाद महंगाई बढ़ना, जिसका सीधा असर लोगों पर पड़ा और लोगों ने एकदम से बाहर आकर ये फैसला लिया कि अब सरकार के खिलाफ और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर उतरना है, सड़कों पर उतरना है, प्रदर्शन करना है, और वही हालात इस वक्त ईरान में भी नजर आ रहे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को लेकर बात कही है, भाई ईरान अगर लोगों को मारेगा तो हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर ईरान की बात की जाए तो लगातार जो हालात वहाँ पर बने हुए हैं, महंगाई जिस तरीके से बढ़ी और अर्थव्यवस्था जो डावाडोल वहाँ पर हुई, उसके बाद सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती हुई नजर आई है, जहाँ पर 1200 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, 35 लोगों की मौत हो गई है, और आने वाले दिनों में भी ये हालात किस तरह से बिगड़ेंगे ये बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ लगातार जो है वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच अब देखिए कि जनता अयतुल्ला अली खमेनेई के नेतृत्व वाली जो इस्लामिक शासन है उसके खिलाफ लगातार सड़कों पर है, क्योंकि महंगाई के कारण जनता परेशान हो चुकी है, आवाम परेशान हो चुकी है। इसी बीच अगर बात की जाए कई हफ्तों की, तो जो ये देश है ईरान की अगर बात करें तो यहाँ पर तेहरान, इस्फहान, मशहद, शिराज, कौम जैसे जो मेजर सिटीज़ है और बड़ी सिटीज़ है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, जहाँ पर इस्लामिक शासन से मुक्ति के लिए लगातार विरोध जो है लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी जो वहाँ पर प्रोटेस्टर्स है वो आपको बता दें कि डेथ टू खमेनेई और मुल्लाओं को छोड़ना होगा देश जैसे नारे लगा रहे हैं।
तो ये नारे वहां पर ईरान में साफ तौर पर लगते हुए नजर आ रहे हैं और कारण है जिस तरीके से महंगाई वहां पर बढ़ी है, इस्लामिक शासन से मुक्ति चाहते हैं और जो अर्थव्यवस्था डावाडोल हुई है वो वापस से ठीक हो, इन तमाम चीजों को लेकर ये तस्वीरें सामने। चले आगे बढ़ेंगे। अब बात राजधानी दिल्ली की होगी, जहां पर दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में आग लगने का मामला आया है और एक घर में आग लगने से 3 लोगों की मौत अभी तक सामने आई है। दमकल विभाग को 3 जले हुए शव मिले हैं। अभी तक जो खबर आई है, पुलिस मामले की जांच में जुटी है कि आखिर आग लगने की वजह क्या है। दरअसल ये दिल्ली के आदर्श नगर का मामला, जहां पर एक घर में आग लगी और इस हादसे में अब तक 3 की मौत हो गई। दमकल विभाग को 3 जली हुई डेड बॉडीज मिली हैं और उनके मुताबिक रात को करीब 2:30 बजे डीएमआरसी क्वार्टर के घरेलू सामान में आग लगने से ये कॉल सामने आई थी। 6 गाड़ियों को मौके पर आग बुझाने के लिए भेजा गया था। आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। तो इधर दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में दिल्ली मेट्रो स्टाफ क्वार्टर में भीषण आग लग गई है। ये मेट्रो स्टाफ का क्वार्टर है और इस घटना में एक पति पत्नी और मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हुई है। तीनों के शव जली हुई हालात में बरामद हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएगी और आखिरकार क्या कुछ रीजंस हैं इस पूरे आग लगने के पीछे और इन मौत के पीछे ही तमाम चीज़ों का फिलहाल जो पता है वो पुलिस लगाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक घर में आग लगने से ये 3, जहाँ पर एक परिवार एक साथ खत्म हो गया। आप देखिए, पति पत्नी और एक मासूम बच्चे की मौत जो है इसमें वाकया हो गई है, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने पूरा प्रयास किया ताकि आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके। गरिमा त्रिपाठी हैं हमारे साथ, हमारी संवाददाता जानकारी के लिए। गरिमा, जानकारी दीजिए, इस घटना को लेकर अभी तक क्या कुछ सामने आए हैं, क्योंकि ये एक स्टाफ का क्वार्टर था जहां पर आग लगी और 3 लोगों की इसमें जान भी चली गई है। जी शीतल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि रिहायशी इलाकों में फिर से दूसरी बार इस तरह की घटना देखने को मिली है और ये घटना है दिल्ली के आदर्श नगर में डीएमआरसी क्वार्टर्स में ये आग लगी है और ये जो है इसका अभी तक आग लगने का जो कारण है अभी तक पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग के का कहना है कि लगभग 2:30 बजे के लगभग उन्हें कॉल आती है, जिसमें मौके पर वो मौके पर लगभग 6 गाड़ी जो है वहां पे भेजते हैं और आग जो है तब तक पूरी बिल्डिंग में फैल जाती है गाड़ियों के पहुंचने तक। उसके बाद धीरे धीरे आग पे काबू तो कर ली जाती है। उसके बाद जब अंदर छानबीन की जाती है तो वहां पे 3 डेड बॉडी वहां से बरामद होती है, वहां जिसमें पता चलता है कि पति पत्नी और उसकी एक छोटी बच्ची उस आग में जल गई, जिससे आग इतनी भयानक लग गई कि उन्हें निकलने का मौका भी नहीं मिला। दमकल विभाग ने इस पे कहा कि धीरे धीरे आग पे तो काबू पा लिया गया, लेकिन जो गरिमा, एरिया है आग लगने के वो रीजंस पता चल पाए हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी अगर बिल्डिंग इमारत जल रही है, आग आखिरकार लगी कैसे, क्या कुछ कारण रहे? अभी तक तो देखिए रूपाली, अभी तक इस आग लगने का जो कारण है उसका पता नहीं चल पाया, क्योंकि ऐसे जिस आग लगने के जो कारण बताए जा रहे हैं संभवतः कि गैस सिलेंडर गैस लीक होने से या फिर किसी शॉर्ट सर्किट से या फिर अन्य तकनीकी कारण की भी संभावना जो है जताई जा रही है कि कई कारण हो सकते हैं। लेकिन अब भी वहां पे दिल्ली पुलिस और जो फॉरेंसिक टीम है लगातार वहां पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर रीजन क्या है आग लगने की, क्योंकि रिहायशी इलाकों में इस तरह का आग का फैलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी दुखद घटना ये सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गरिमा, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गरिमा हमारे साथ बनी हुई थी, लेकिन इस वक्त आपको सीधे इस वक्त देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना संबोधन कर रहे हैं। संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य करते हुए गुणवत्ता ही पहचान के मंत्र को साकार कर रहा है। 1947 में ये संस्था प्रारंभ हुई और इसकी गौरवशाली यात्रा आज BIS के रूप में देश की औद्योगिक, वैज्ञानिक एवं आर्थिक प्रगति की बहुत मजबूत आधारशिला बन चुकी है। मानकीकरण, प्रमाणीकरण, गुणवत्ता परीक्षण के माध्यम से BIS न केवल उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बना रहा है, बल्कि आम नागरिकों के जीवन में भी सुरक्षा, भरोसे और संतुष्टि के भाव को मजबूत कर रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो ने पिछले 8 दशकों में न केवल उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की है, बल्कि उद्योग, व्यापार और सेवा के क्षेत्र को भी
मजबूती प्रदान करने का काम किया है। इसलिए यदि मैं कहूं कि भारतीय मानक ब्यूरो आज भारत में गुणवत्ता आधारित संस्कृति का आधार स्तंभ बन गया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, किसी भी देश की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक प्रगति और वैश्विक प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर करती है कि वहां बनने वाले उत्पाद और सेवाएं कितनी सुरक्षित, टिकाऊ और मानकों के अनुरूप हैं। ये सुनिश्चित करने का काम आप लोग करते हैं, क्योंकि जब कोई नागरिक किसी उत्पाद पर ISI मार्क देखता है तो उसे भरोसा हो जाता है कि उत्पाद गुणवत्ता और सुरक्षा के सभी मानकों पर खरा उतरेगा। यही विश्वास भारतीय मानक ब्यूरो की सबसे बड़ी उपलब्धि और उसकी साख का प्रतीक है। भाइयों बहनों, आज मानकीकरण का दायरा केवल उद्योगों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह कृषि के क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र, सुरक्षा, ऊर्जा, जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक इसका विस्तार हो चुका है। मुझे खुशी है डिजिटल सुरक्षा, मेडिकल डिवाइसेस, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, रिसाइकलिंग सामग्री, हरित ऊर्जा जैसी उभरती हुई तकनीकों के लिए समयानुकूल मानक निर्धारित कर भारतीय मानक ब्यूरो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की नींव बनाने का काम कर रहा है। आज भारतीय मानक ब्यूरो इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन स्थापित कर सतत विकास की दिशा में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुझे बताया गया कि हमारे प्रदेश में भी मानक ब्यूरो विभिन्न विभागों में, जैसे हमारे यहाँ PWD, MDDA, UPCL, आपदा प्रबंधन के साथ समन्वय करते हुए इन सभी को मानकीकरण की दिशा में जागरूक और सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि भारतीय मानक ब्यूरो के देहरादून कार्यालय द्वारा जन जागरूकता अभियान, शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग एवं उद्योगों के साथ समन्वय स्थापित करके गुणवत्ता के प्रति समाज में एक सकारात्मक वातावरण तैयार कर रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसे संकल्प केवल नारे नहीं, बल्कि देश की आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी प्रगति के मजबूत आधार स्तंभ बन चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट विजन है कि भारतीय उत्पाद विश्व में गुणवत्ता का मानदंड बने। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारे प्रदेश की सरकार भी अपने स्थानीय और पारंपरिक उत्पादों में, जैसे हस्तशिल्प, जैविक कृषि उत्पाद, औषधि, जड़ी बूटियां, स्थानीय खाद्य उत्पादों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मानक स्थापित करने की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है। वहीं हम हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से एक एम्ब्रेला ब्रांड बनाकर हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं उन सभी को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी मातृशक्ति महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनकी पहचान बढ़ने के साथ उनकी मांग भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। भाइयों बहनों, आज आवश्यकता है अच्छी गुणवत्ता वाली हमारी आदत भी बने और एक ये जन आंदोलन का रूप भी ले, क्योंकि गुणवत्ता की मांग करना केवल उपभोक्ता का अधिकार नहीं, बल्कि आधार हमारे विकसित भारत का भी है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए भी हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी भी है। अगर हम गुणवत्ता को अपनी आदत में बना लेंगे तो न केवल हम विश्व के सभी मानकों पर खरे उतरेंगे, बल्कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब हमारे उत्पाद वैश्विक मानक तय करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय मानक ब्यूरो वन नेशन वन स्टैंडर्ड की नीति के साथ हमारे देश को वैश्विक मानकों की दौड़ में शीर्ष पर ले जाने पर अपना योगदान देता रहेगा। और हम सभी मिलकर आदरणीय मोदी जी के 2047 तक भारत को विकसित बनाने का जो उनका संकल्प है, उस संकल्प में अपना योगदान देंगे और अवश्य रूप से हम इसमें सफल होंगे। आज भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा वैज्ञानिक चेतना को भी मजबूत बनाने के लिए, उसको विकास, व्यवहारिक उपयोगिता को समाहित करने की भी आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। अतः मैं कुछ तथ्यों से भी आपको सबको अवगत कराना चाहता हूं कि पहली बार राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति
STIP 2025 लागू की गई है। पहली बार राज्य के 13 जनपदों के 95 ब्लॉकों में 180 स्टेम विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग एवं गणित आधारित प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। पहली बार राज्य के सभी जनपदों में ब्लॉकों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। पहली बार राज्य के सभी 13 जनपदों में प्रत्येक जनपद में एक लैब ऑन व्हील्स इसकी शुरुआत की जा चुकी है। पहली बार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं अन्य केंद्रों में 60 पेटेंट सूचना केंद्र यानी पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। पहली बार राज्य में महिलाओं के लिए समर्पित C4STEM कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से सैकड़ों महिलाएं आज लाभान्वित। देहरादून से आप सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। एक कार्यक्रम के आयोजन में वो पहुंचे और अपना संबोधन उन्होंने किया। लेकिन अब बात दिल्ली की करेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार का शीतकालीन सत्र जारी है। यानी दिल्ली में शीतकालीन सत्र जारी है और 4 दिनों के सत्र का आज दूसरा दिन है। बीते दिन प्रदूषण पर जमकर हंगामा हुआ था। विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया था। अजीबोगरीब तरीके से उन्होंने इस प्रदर्शन को इजहार किया था, प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन किया था। विधानसभा में पेश की जाएंगी CAG की 3 रिपोर्ट्स, और ये कैग रिपोर्ट्स पिछली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हुए कथित जो मामले हैं या जो भ्रष्टाचार के मामले कथित तौर पर अभी हैं, उनको लेकर ये कैग रिपोर्ट सामने रखी जा सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पर कई ऐसे मामले हैं जो फिलहाल कहा जा रहा है कि विपक्ष पूरे तरीके से तैयार है इस शीतकालीन सत्र में उठाने को, जहाँ पर प्रदूषण का तो कल से ही हमने हंगामा देखा कि किस तरीके से मास्क लगाकर आम आदमी पार्टी के नेता सदन के बाहर थे। और इस बीच फिलहाल आप देखिए कि यहाँ पर ओवरऑल कैग रिपोर्ट को लेकर और साथ ही साथ अन्य मुद्दे जो वहां पर दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर घेराव करने के लिए तैयार विपक्ष है। और उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर हमें सही जवाब सरकार की तरफ से दिया जाता है तो ये मुद्दा वहीं पर खत्म हो जाएगा। पर आमने सामने सरकार और विपक्ष देखने वाली बात है कि किस तरीके से ये 4 दिन का सत्र चलेगा। क्योंकि CM की अगर बात करें तो उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, उसके अलावा कोई बात नहीं की जाएगी। का संबोधन वहां पर शुरू हुआ तो उसके बाद ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया, प्रदूषण को एक बड़ा मुद्दा बनाया और सरकार से जवाब मांगा कि आखिर प्रदूषण बढ़ा क्यों, और अगर बढ़ा है तो इसको नियंत्रण करने में सरकार इतनी असफल, इतनी नाकाम क्यों नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने भी कैग रिपोर्ट के जरिए विपक्ष को, यानी जो सरकार रही है 1 साल पहले, को घेरने की कोशिश के लिए कैग रिपोर्ट का आना आज संभव है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पिछले कई सालों से कैग रिपोर्ट को रोका जा रहा था ताकि आम आदमी पार्टी की गड़बड़ियां सामने न आए। आम आदमी पार्टी इसी वजह से कैग रिपोर्ट को रोक रही है। मुख्य रूप से 3 कैग रिपोर्ट है, शीश महल, दिल्ली जल बोर्ड और प्रदूषण से जुड़ी रिपोर्ट। बिल्कुल, ये 3 रिपोर्ट्स इसमें शामिल हैं और ये सभी विधानसभा में पेश की जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार की तरफ से कहा गया कि मैं विपक्ष के नेता अतीशी से अपील करता हूं कि वह इस चर्चा में हिस्सा जरूर ले। आपको चर्चा से भागना नहीं चाहिए। क्या कमियां रही, क्यों दिल्ली के लोगों को साफ हवा नहीं मिल पाई, इस पर चर्चा जरूरी है और चर्चा अवश्य होनी चाहिए। ये उन्होंने विपक्ष के नेता से आह्वान किया है। लेकिन जो पिछले कई सालों से कैग की रिपोर्टों को रोक कर रखा था ताकि कैग के जो आम आदमी पार्टी की गड़बड़ियों को पकड़ा था, जो उन्होंने गलत काम किए वो सामने आना जाएं, इसलिए आम आदमी पार्टी ने उस सारी कैग की रिपोर्ट को रोक कर रखा था। मुख्य तौर पर 3 कैग की रिपोर्टें जिसमें शीश महल की रिपोर्ट भी है, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट भी है और जिसमें पोल्यूशन से रिपोर्ट भी है। ये सारी 6 रिपोर्टें जो हैं वो सदन के पटल पर लाई जाएंगी। और साथ में ही मैं आज फिर से आग्रह करना चाहता हूं नेता विपक्ष नेत्री आतिशी जी को कि आपको इस डिबेट में भाग लेना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। ये दिल्ली के लोगों की बात है। दिल्ली में जो पोल्यूशन हुआ, जो गंदी हवा हुई, 11 साल तक आप नाकाम रहे। अब केजरीवाल जी ने कह दिया कि चर्चा मत होने दो, तो आप भाग रहे हैं चर्चा से। आपको आतिशी जी हर बात केजरीवाल जी से नहीं सुननी चाहिए। दिल्ली के लोगों ने आपको MLA बनाया है और आप नेता विपक्ष हैं। दिल्ली की आवाज उठाना आपका फर्ज बनता। आप भागिए मत।
11 साल की बातें हम भी आपको बताएं, आपने क्या पाप किया और 11 महीनों में क्या हमने अच्छे काम किए, उस पर भी आप चर्चा करें। हमें खुलकर चर्चा करना चाहते हैं, कहां कमियां रही, कैसे कमियां रही, क्यों दिल्ली के लोगों को हवा साफ नहीं मिल पाई, क्या कारण थे जो दिल्ली के लोगों के साथ आज इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है। तो आपने मनजिंदर सिंह सिरसा को सुना, उन्होंने बातें रखी कैग रिपोर्ट को लेकर भी, उसके अलावा अन्य बातें भी उन्होंने रखी हैं और कहा है कि विपक्ष को भी ये समझना चाहिए। और उन्होंने आरोप लगाया पिछली सरकारों पर कि उनकी वजह से उन्होंने कैग रिपोर्ट को सामने आने नहीं दिया और जिस वजह से उनकी जो गड़बड़ियां हैं वो बिल्कुल भी सामने नहीं आ पाई। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि उनकी गड़बड़ियों को जनता के बीच रखें, चाहे वो पानी से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या बाकी अन्य जुड़े हुए शीश महल से जुड़ा मुद्दा जो चुनावी मुद्दा भी बना था और आम आदमी पार्टी को वो बहुत भारी भी पड़ा। खुद अरविंद केजरीवाल को अपनी सीट भी गंवानी पड़ी थी। ताबिश कमाल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। ताबिश, विधानसभा का सत्र चल रहा है लेकिन कल प्रदूषण पर जबरदस्त हंगामा हुआ, प्रदर्शन किया गया विपक्ष की तरफ से। आज का जो दिन है वो किस तरह का रहेगा, क्या एक रिपोर्ट भी आनी है, तो पूरा जो दिन है वो किस प्रारूप से गुजरने वाला है? राज्यपाल ने सभी को पत्रकारों से बात करते हुए ये भी कहा कि मैं सभी को ये कहना चाहता हूं कि सब मिलकर के जिस दिल्ली की जनता ने आपको सदन में भेजा है तो आप सदन का जो कार्रवाई है उसमें अपना भाग लीजिए। दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री सभी ने ये भी अपील की कि हमें दिल्ली की जनता ने यहाँ चुन करके भेजा है और दिल्ली सरकार के जो काम है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो दिल्ली विधानसभा में अभी बहुत ज्यादा हंगामा हुआ है। बीजेपी की जो मांग है कि केजरीवाल ने जो कुत्तों को लेकर के हाल ही में एक बहुत मुद्दा गरमाया था, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि कुत्तों को लेकर उनकी गणना को लेकर दिल्ली सरकार के जो शिक्षक है उनकी ड्यूटी लगाई गई है। उसके बाद से लगातार दिल्ली में हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत हमलावर थी। उनका कहना था कि ये आरोप निराधार आरोप है। फिलहाल जैसे ही सदन शुरू होता है और स्पीकर पटल पर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि तमाम जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायक है वो आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होता है। इतना ज्यादा हंगामा होता है कि सदन 30 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ता है। कुछ देर के बाद सदन की जो कार्रवाई है वो एक बार फिर सुचारू रूप से चलेगी। लेकिन फिलहाल कुत्तों के मुद्दे को लेकर के जो मसला था उस पर हमने हंगामा देखा है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि सदन में पूरी हलचल है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो विधायक है वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दोनों का कहना ये है कि एक तरफ तो सरकार मुद्दों से बचने के लिए इस तरह की बातें कर रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है। कल हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो विधायक थे और नेता प्रतिपक्ष आतिशी सिंह थी वो तमाम मास्क लगा करके पहुंचे थे और हाई मास्क थे सभी के। सबने कहा कि ये जो मास्क है ये दिल्ली की जनता को तोहफे में दिए गए हैं और इसलिए हम जब तक सदन रहेगा तब तक हम इस मास्क लगाकर इसी तरह से सदन की कार्रवाई में भाग लेंगे। लेकिन फिलहाल दोनों तरफ से हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो एक तरफ अब बीजेपी भी प्रोटेस्ट पर उतर आई है। बीजेपी पिछली सरकार के कार्यकाल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है तो फिलहाल आम आदमी पार्टी अब की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करती हुई हमें सदन में स्पष्ट रूप से शीतल दिखाई दे रही है। ताबिश, लौटेंगे आपके पास क्योंकि लाइव इस वक्त तस्वीरें सामने आई है विधानसभा से और ये सीधी तस्वीरों का प्रसारण भी हो रहा है क्योंकि कार्यवाही शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात ताबिश ये है, बड़ा संशय ये है कि क्या सदन चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि अभी एक ट्रेंड चल रहा है, सदन नहीं चल रही है। लोकसभा हो विधानसभा हो कहीं पर भी सदन सही से नहीं चल पा रही है। देखिए एक बार फिर अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो मैं भी देख रहा हूं कि किस तरह से जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायक एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि सर इस तरह से चल पाएगी। जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा वो आपको दिखाई देंगे किस तरह से पूरे प्रोटेस्ट को वो लीड कर रहे हैं। साथ ही एक बार फिर देखिए हंगामे के चलते फिर सदन को स्थगित करना पड़ा है, फिर स्पीकर ने सदन को स्थगित किया है। मतलब एक बार फिर सदन की कार्रवाई थोड़ी देर के लिए स्थगित की गई है। 10-15 मिनट के बाद फिर सदन शुरू हुआ। ये सदन शुरू होने के 30 मिनट में दूसरी बार सदन स्थगित हुआ है शीतल, यानी कि पहले स्थगित हुआ फिर 30 मिनट के अंदर दोबारा सदन शुरू होता है और फिर अब सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है। यानी कहीं ना कहीं दोनों तरफ से नारेबाजी लगातार जारी है और दोनों तरफ से नारेबाजी की वजह से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। अभी हम सदन में देख रहे हैं कि दोनों तरफ से लगातार हंगामा हमें दिखाई दे रहा है शीतल। बिल्कुल बिल्कुल, और स्थगित करना पड़ा है फिर से। ताबिश, ये बहुत
पूरी तरीके से समय का भी वेस्ट है, समय भी खराब हो रहा है, कोई मुद्दे वहां पर सामने नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल सभी विधायक या जितने भी वहां पर सदस्य थे वो निकल रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर दिल्ली से, जेएनयू कैंपस में बीती रात फिर से नारेबाजी हुई है। पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ कथित नारेबाजी सामने आई है। जेएनयू के कैंपस का पूरा मामला और बीजेपी नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ कथित नारेबाजी का ये पूरा मामला, जिसकी निंदा अब बीजेपी के नेता कर रहे हैं। यहाँ पर अपशब्दों का इस्तेमाल करना बहुत शर्मनाक है, ये कहा गया है। और साथ ही साथ उमर और शर्जील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज जो है वो बच्चे नजर आ रहे थे, जहाँ पर कल जेएनयू कैंपस में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ये तमाम जो विरोध है वो देखने को मिला, नारेबाजी देखने को मिली। क्योंकि कल 5 लोगों को कल 5 स्टूडेंट एक्टिविस्ट को जमानत दे दी गई थी, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को अभी भी उनकी जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दी गई। इसके बाद देर रात जेएनयू में तस्वीरें सामने आई, जहां पर लगातार प्रदर्शन करते हुए बच्चे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। बिल्कुल, जेएनयू कैंपस से एक और इस तरह का मामला सामने आया है और जेएनयू लगातार इसी वजह से विवादों में रहा है, जहां पर नारे लगे हैं। कई बार वहां पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के विरोध या उनके खिलाफ नारेबाजी हुई है, कई बार ऐसा देखने को मिला है समय पर। एक बार फिर से कुछ लोगों ने या कुछ वहां के जो पढ़ने वाले लोग हैं उन्होंने जोरदार विरोध किया और नारेबाजी की है। सुनिए जरा। खैर, ये तो ये नारा है और एक विरोध करने का तरीका है, एक पॉलिटिकल लैंग्वेज है, इसको लिटरल मतलब नहीं कहते हैं। और जेएनयू में काफ़ी इसका आक्रोश है। और स्वरा भास्करा का मैं अभी पढ़ रहा था कि जो काम हम कर रहे या जिस तरह से एक्टिव हम रहे उस समय CNRC के टाइम, उतना वैसी ही एक्टिविटीज उमर खालिद और शर्जील इमाम की रही है। लेकिन इनको हिंदू होने की वजह से, मुस्लिम होने की वजह से इस तरह से इनके साथ व्यवहार हो रहा है। तो अन्याय इनके साथ तो हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है। और कितने दिनों तक चार्जशीट नहीं दी जाएगी और ट्रायल नहीं शुरू होगा, तो यह पक्षपात तो है ही है। देखिए, ऐसा है, भाषा होती है, जब माँ होता है तो और जगहों पे भी होता है। और आज से नहीं, डिकेड से चल रहा है इस तरह की बात है। देखिए, बात जेएनयू की नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के देश विरोधी नारे, धर्म विरोधी नारे लगाना, ये अफजल गुरु के लिए भी नारे लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी नारे लगाते हैं, आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं। लेकिन कुल मिला के इनके नारे केवल नारों तक ही बचे हैं। जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादी खत्म हो गए हैं, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादी खत्म हो गए हैं। और दिल्ली के दंगाइयों पर, दिल्ली में जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तो इनकी छटपटाहट है और देश के दुश्मन ये जो सपोले हैं, इनका सिर कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। आज विधानसभा का दूसरा दिन है, क्या कुछ अहम मुद्दे होने वाले हैं? दिल्ली विधानसभा का दूसरा दिन है और सरकार विधेयक भी लेके आने वाली है, जनविश्वास का कानून यहाँ पर आने वाला है और भी बहुत सारे नए पॉलिसीज सरकार यहाँ पे घोषित करने वाली है। हमारे उपराज्यपाल जी का अभिभाषण है, उसके ऊपर भी आज चर्चा होगी। इसके साथ साथ सरकार ने खुला निमंत्रण दिया है पॉल्यूशन के ऊपर चर्चा करने का, तो पॉल्यूशन के ऊपर विस्तार से चर्चा दिल्ली विधानसभा के इस सत्र में की जाएगी। हंगामा गुमा नहीं है, कोई हंगामा करेगा तो इसी तरह जेल में जाएगा। ये भाजपा का राज है, एनडीए की सरकार है, यहाँ पे हंगामा करने वाले को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता। दंगाइयों का ये स्थान जेल में है, दंगाई जेल में रहेंगे। बस मुझे इस बात का अफसोस है, कल आम आदमी पार्टी ने जो स्टेटमेंट दी, मैं सुबह अखबारों में पढ़ रहा था, संजय सिंह जी ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का तो सम्मान करता हूं, लेकिन अरे भाई जब करते हो तो लेकिन कहां से आ गया बीच में? लेकिन इनको जेल में नहीं रखना चाहिए, इनको आजाद करना चाहिए, मतलब दंगाइयों को आजाद करना चाहिए। ये मांग है आम आदमी पार्टी की, यही मांग कांग्रेस की रही है 1984 के सिख कत्लेआम के लोगों को छोड़ने के लिए। यही मांग आज आम आदमी पार्टी कर रही है। ऐसा क्या सहयोग है
कि ये देश तोड़ने वाले लोगों का साथ देते हैं, इसीलिए ऐसे लोग दंगा करते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों का दिल बढ़ता है, इसीलिए ऐसे लोगों के अंदर और ऐसे दंगे करने की हिम्मत बनती है, क्योंकि सहाय सत्ता जैसी पार्टियां जब इनका साथ देती हैं। मैं जो संजय सिंह जी ने बयान दिया उसके कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहना चाहता हूं, दंगाइयों का स्थान जेल में है और वो जेल में ही रहने चाहिए। कि मैं इसको कड़े शब्दों की निंदा करता हूं। अगर इस देश में मानयोग सुप्रीम कोर्ट की बात चलिए न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला भी जारी है।